Hello class, welcome to the introductory session of legal reasoning section. In this session, we would be dealing with certain important questions. First, what's the pattern that CLAT 2020 is gonna follow? What are the topics that are important from the view of legal section? And also some of the strategies and short tricks that would be helpful for you to crack CLAT. I hope the PPT is visible to you clearly. Now it's important to know what is the pattern of CLAT, what actually we are gonna write in our examination. तो बच्चों देखो, पहले क्या होता था, इस ईयर के पहले जब क्लैट कंसोर्शियम का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ था, उस टाइम तक क्लैट का एक सिंपल सा पैटर्न था. पर्टिकुलरली लीगल रीजनिंग सेक्शन में 50 क्वेश्चंस अराउंड आते थे. हर क्वेश्चन का वेटेज पॉजिटिव 1 मार्क्स और हर गलत क्वेश्चन का आपको -0.25 मार्क्स देना होता था. क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही इजी हुआ करता था. क्वेश्चन क्या होता था, आपको प्रिंसिपल दिया होता था, उसके बाद आपको एक छोटा सा फैक्ट सिचुएशन दिया होता था जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होता था. उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए होते थे जिसमें आपको प्रिंसिपल को देख के, प्रिंसिपल को समझ के, एनालाइज करके आपको फैक्ट्स में अप्लाई करना होता था. फैक्ट्स में आप जब अप्लाई करके एकदम क्लोजेस्ट ऑप्शन निकालते थे तो आपका आंसर सही हो जाता था. बस इतनी सी बात थी. बट क्लैट कंसोर्शियम के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लीगल रीजनिंग सेक्शन बहुत हद तक चेंज हो गया. चेंज कैसे हो गया? इसमें चेंज मेजरली ये आया कि अब जो आपका पैटर्न था जिसमें आप प्रिंसिपल, फैक्ट, ऑप्शन एंड यू आर सॉर्टेड, वो पैटर्न हट गया. अब होता है एक 250 to 300 वर्ड्स का एक पैसेज दिया होता है. पैसेज के बाद आपको 5 to 6 क्वेश्चंस देते हैं. लीगल रीजनिंग सेक्शन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि 35 से अराउंड 40 क्वेश्चंस आएंगे. मार्किंग आपकी मोर ओवर सेम होगी, +1 -0.25. लेकिन अब ये पैसेज क्या होगा? क्या ये सिंपल किसी पर्टिकुलर टॉपिक से उठ के आने वाला कोई प्रिंसिपल्स होंगे और फिर से फैक्चुअल सिचुएशन देने के बाद ऑप्शन आपको मार्क करना होगा, या समथिंग मोर? क्लैट कंसोर्शियम ने सर्टेन नंबर ऑफ सैम्पल पेपर्स प्रोवाइड किए हैं जिसमें से हमें पता चलता है कि जो पैसेजेस हैं वो किस पे बेस्ड है. वो मोस्टली करंट लीगल अफेयर्स से रिलेटेड पैसेज है. फॉर एग्जाम्पल, वो आपको ट्रिपल तलाक के बारे में एक बड़ा सा 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स का एक पैसेज दे रहा है. उसके बाद सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. बट द थिंग इज, क्या सिर्फ करंट लीगल जी के पढ़ लेने से अपना लीगल रीजनिंग सेक्शन पूरा सॉल्व हो जाएगा? नहीं. तो आपको यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपका जितना कम टाइम बचा है, जो जितने भी दिन बचे हैं, उसमें आपको रिवीजन में क्या करना है. एक चीज ध्यान में रखना, रिवीजन आपको सारे टॉपिक्स का करना होगा, ठीक है? एंड बिलीव मी, इट्स डूएबल. इट्स नॉट अ हर्क्यूलियन टास्क कि इतना ज्यादा पोर्शन है, हम रिवाइज कैसे करेंगे. इट्स मैनेजेबल, बिलीव मी. रिवीजन कैसे करना होगा? अभी तक आपने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, बी इट क्रिमिनल लॉ, बी इट टॉर्ट्स, बी इट फैमिली लॉ और एनीथिंग, सारे टॉपिक्स आपको समझना और फिर उसको क्वेश्चंस के रूप में सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है. इज दैट क्लियर? क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक आपको लॉन्ग पैसेज, एक लेंदी पैसेज दिया हुआ है. पैसेज में वर्ड्स का यूसेज है, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी या रिट्स या ट्रिपल तलाक या डिवोर्स या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. सारी चीजें आपके पैसेज में दी हुई हैं. जस्ट इमेजिन, अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग ही नहीं पता है तो आप पूरा पैसेज जो कहना चाह रहा है, जो कन्वे करना चाह रहा है, वो आप सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे. इज दैट क्लियर? So this is one of the reasons why it is important to cover all the topics and not just the current legal GK. I don't say that current legal GK नहीं पढ़ना है. Definitely current legal GK तो पढ़ना ही है.
लेकिन साथ में करंट लीगल जीके के पैसेज को क्रैक करने के लिए उसके वर्ड्स, उसकी टर्मिनोलॉजी, उसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। सो इन ऑल अपना जो नया पैटर्न है वो क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहली बात अपन को स्पीडली कोई भी चीज़, कोई भी पैसेज रीड करना आना चाहिए। ना सिर्फ आपको स्पीडली रीड करना है, बल्कि देन एंड देयर आपको एनालाइज करके पूरी पूरा पैसेज आपको अंडरस्टैंड भी करना है। आपको समझना भी है कि पैसेज क्या कन्वे करना चाह रहा है। पैसेज में कौन से हिडन प्रिंसिपल्स हैं। फॉर अ फैक्ट प्रिंसिपल्स पहले लिखे हुए आते थे कि कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई करना है, बट अब जो प्रिंसिपल दिए हैं वो पैसेज में दिए हैं, वो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखे हैं। आपको समझना है कि प्रिंसिपल क्या है और आपको कौन सा प्रिंसिपल क्वेश्चन में यूज करना है। सेकेंड थिंग, एनालाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है पहले से, फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट क्या होता है, 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है जो मिलके थेफ्ट का क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, अगर आपको ये पहले से पता है तो किसी भी फैक्चुअल सिचुएशन में आप पैसेज पढ़ते ही क्विकली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि भाई थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन या मेंस रिया का भी रिक्वायरमेंट होता है, डोंट वरी, अगर नहीं पता है तो चिंता करने की बात नहीं है, हम आगे की क्लासेस में इसको क्लियर कर लेंगे। अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर आप पैसेज कैसे समझेंगे? ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है, जितने भी क्लासेस अटेंड की हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर चीज का कॉन्सेप्ट, हर चीज का क्रक्स रिवाइज करते चलो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया है कि पैटर्न क्या है। 35 to 40 क्वेश्चंस, सही क्वेश्चन के लिए +1 मार्क्स, गलत क्वेश्चंस के लिए -0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, और आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे लीगल रीजनिंग सेक्शन में। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, दैट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी। अब हम अपने पेपर को अप्रोच कैसे करें, अपने पेपर को सॉल्व कैसे करें। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, होता क्या है कि आप ये समझने में थोड़ी टाइम लगा देते हैं कि हम कौन सा सेक्शन पहले अटेंड करें, कौन सा सेक्शन बाद में अटेंड करें। ठीक है, इसका बेस्ट तरीका क्या है? सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब आपके पास ये वाला टाइम तो नहीं है कि आप बहुत टाइम तक ये समझने की कोशिश करें, कभी इंग्लिश सेक्शन पहले सॉल्व करें, कभी क्रिटिकल सेक्शन पहले सॉल्व करें, कभी लीगल सेक्शन पहले सॉल्व करें। अभी आपके पास समय क्या है? आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए। इससे क्या होगा? पहला, आपका टॉपिक स्ट्रांग होगा, आपका सेक्शन स्ट्रांग होगा, और दूसरा आपको ये समझ आ जाएगा कि आप कौन से सेक्शन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। पर्सन टू पर्सन यह अप्रोच वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल, particularly when I gave my CLAT exam, I preferred to solve legal reasoning section, GK section and maths section at the first. After that, बाकी दो sections. हो सकता है किसी इंसान को इंग्लिश सेक्शन पहले सॉल्व करना ज्यादा कंफर्टेबल लगता हो, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, लेकिन मेक श्योर कि आपके पास एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी हो, आपके पास एक खुद का आइडिया हो कि ऑन द डी डे कि जब आप क्लैट लिखने जा रहे हैं तो आपको कौन सा सेक्शन पहले उठाना है। इज दैट क्लियर? एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पीड। ठीक है, टाइम पे नजर रखना। अभी आपके प्रैक्टिस डेज चल रहे हैं, अभी आपका डी डे या आपका क्लैट डे नहीं है। ठीक है, तो अभी आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आप टाइम मैनेजमेंट को फोकस कर सकते हैं। In my opinion, the best way to do this thing is install a Pomodoro app. ठीक है, personally I still use it, जिसमें 25 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स का आप सेशन मार्क करो। उसमें टारगेट करो कि आपको फॉर एग्जाम्पल 25 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चंस लगाने हैं, आपको सॉल्व करने हैं। Mark the app, mark your time duration and just start solving the question. इससे आपके दिमाग में एक डेडलाइन सेट हो जाएगी कि हमको इतने देर में क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। सेकेंड थिंग, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी कम है,
तो नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो है, जब आप करंट अफेयर्स किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हैं या एडिटोरियल या कोई ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसको स्पीडली रीड करने की। स्पीडली एक टाइम रीड कीजिए और ये एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको वो पैसेज, वो एडिटोरियल कितना समझ आया। ठीक है? जितना भी टाइम है, हमें पूरा टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। जैसे ही आपका ये रीडिंग स्पीड बढ़ती है, आधी से अधिक प्रॉब्लम तो आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है? ज़्यादा स्पीड से अपन लीगल सेक्शन को अप्रोच कर रहे हैं, एक बार में पैसेज लीगल का कोई समझ नहीं भी आया तो अपने पास एटलीस्ट वो एक्स्ट्रा टाइम होगा कि उसको अपन दोबारा से पढ़ सकें। आई होप यहाँ तक आपको स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट भी समझ आ गया है। एक लास्ट क्विक स्ट्रैटेजी है जो आपको डी डे पे अप्लाई करनी है। वो क्या है? बहुत ही ज़्यादा काम होके पेपर लिखना है। आई नो ये आपके घर वाले भी आपको समझाएँगे, सब कुछ होगा, बट बिलीव मी, अगर आप वहाँ पे एंग्ज़ायटी शो करते हैं या नर्वसनेस शो करते हैं, तो आधा आपका लॉस तो वहीं पे हो जाना है। स्टे कॉन्फिडेंट और ये सोच के पेपर देना कि भाई तुमको सब कुछ आता है, क्रैक तो हो ही जाएगा क्लैट, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट क्या है? सेल्फ मोटिवेटेड रहना, कॉन्फिडेंट रहना और बहुत ही काम और पीस के साथ तुमको पेपर को अप्रोच करना है, बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट थिंग, अब क्या टॉपिक्स कवर करने हैं? लेट्स फोकस। अभी तक आपने ब्रॉडर टॉपिक्स ये सारे कवर कर लिए होंगे। रिवीजन के लिए डोंट स्किप एनी ऑफ देम, ठीक है? नहीं तो अभी तक आपने जो साल भर की जो मेहनत की होगी या 2 साल की मेहनत की होगी या 1 महीने की जितनी भी आपने मेहनत की होगी, जी-जान लगाया होगा, वो फ्यूटाइल हो जाएगा अगर आप कोई ऐसा टॉपिक मिस कर देते हैं जिसमें से क्वेश्चन उठ के आ जाए, ठीक है? इसलिए अपन अपना बेस्ट देंगे, सब कुछ रिवाइज़ करके चलेंगे। टॉपिक टॉट्स, ठीक है? टॉट्स, ये सारे टॉपिक विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट सेशंस कि कैसे सारे टॉपिक का मेन क्रक्स क्या है, वो सारा अपन धीरे-धीरे पढ़ते जाएँगे। कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में एक चीज़ ध्यान रखना, फैमिली लॉ में 3 सब टॉपिक्स में आई वुड से कि डिवाइड करते हैं। पहला हिंदू लॉ, सेकंड मुस्लिम लॉ और तीसरा रीसेंट अमेंडमेंट्स या रीसेंट एक्ट्स, ठीक है? अब आपको ये फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नाउ मिसलेनियस। व्हाट डू आई मीन बाय मिसलेनियस? मिसलेनियस वो पोर्शन है जो करंट लीगल जीके वाला पोर्शन डील कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब ट्रिपल तलाक की बात होती है, ट्रिपल तलाक हमारे व्यू में क्या आ रहा है? फैमिली लॉ का पोर्शन है, ठीक है? फैमिली लॉ में मुस्लिम लॉ का पोर्शन है। लेकिन जब ट्रिपल तलाक का शायरा बानो जजमेंट आया तो वी रियलाइज्ड कि नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फैमिली लॉ, इट्स आल्सो अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है? तो ऐसे सारे टॉपिक्स जो मल्टीपल सब टॉपिक्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्लस जो करंट लीगल जीके में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, वो सारे टॉपिक्स अपन मिसलेनियस लॉ में कवर करेंगे। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं? इन केस अगर अभी आपके पास टाइम होता है क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, so try reading some of the topics that will be taking later period of time. That is one, CAA, ठीक है, Citizenship Amendment Act. Then हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो रीसेंट जजमेंट आया है जिसमें डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं फादर की प्रॉपर्टी में, ठीक है? उन्हें भी इक्वल को पार्टनर ट्रीट करने की बात की गई है विनीता शर्मा केस में। आप वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट पूरा याद करना है, पूरा मगअप करना है, लेकिन उससे रिलेटेड क्योंकि ये रीसेंट जजमेंट है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए आप वो पढ़ने की कोशिश करें। देन सबरीमाला जजमेंट, आपको पता होगा कि सबरीमाला जजमेंट कितने टाइम से ये इम्पोर्टेंट चल रहा है कि विमेन की एंट्री होनी चाहिए, एक सर्टेन एज लिमिट वाली विमेन्स की एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, राम जन्मभूमि का जजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैट 2020 बहुत हद तक चांसेस हैं
ये क्लैट 2020 में सबरीमाला और राम जन्मभूमि से पोर्शन उठाया जाए। ठीक है, लंबा जजमेंट है, जजमेंट नहीं पढ़ना है, आप लॉ स्कूल में पहुंचे नहीं हैं, आप लॉ स्कूल में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आप न्यूज़ बाइट्स पढ़ें, लाइव लॉ में बहुत अच्छे आर्टिकल्स दिए गए हैं, वो पढ़ें। बार एंड बेंच में बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स आर्टिकल्स दिए हुए हैं, वो पढ़ें। At the end of the session, I would also be providing links of certain ब्लॉग्स जो आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, वरना इसका जो बेसिक क्रक्स है दैट वील ऑलरेडी बी डीलिंग विद। देन ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो आज के लिए कोशिश करिए कि एटलीस्ट विद इन अ वीक आप ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इस पे तो आप ग्रिप बना ही लें। द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग दैट इज मैक्सिम्स एंड फॉरेन फ्रेजेस। तो होता क्या था बच्चों कि 2019 तक का जो क्लैट था उसमें फॉरेन फ्रेजेस और मैगज़िन्स वन लाइनर के क्वेश्चन के फॉर्म में भी आते थे। फॉर एग्जांपल 2018 का जो पेपर था उसमें मैगज़िन्स और फॉरेन फ्रेजेस वाले क्वेश्चंस डायरेक्टली बहुत सारे आए थे सीधे। फॉर एग्जांपल रेस इप्सा लोक्यूटर, ये एक फॉरेन फ्रेज है, ये आपके क्वेश्चन में सीधे बोल देगा कि ये इस फ्रेज का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम हैं, लेकिन दो पॉसिबिलिटी है। पहला, या तो आपके पैसेज में ही कोई ऐसा मैक्सिम या फॉरेन फ्रेज का यूज किया हो जिसको समझे बिना आप शायद पूरा पैसेज ढंग से नहीं समझ पाएंगे, और दूसरा, पूरा पैसेज दिया है उसके बाद जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं उन 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कोई ऐसा हो जिसमें लिखा हो कि रेस इप्सा लोक्यूटर का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अपन आगे की क्लासेस में आगे के सेशंस में ये भी डील करेंगे कि रेस इप्सा लोक्यूटर जैसे जो मैक्सिम्स ऑफ फॉरेन फ्रेजेस हैं वो अपन कैसे याद कर सकते हैं। सबकी छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, निमोनिक्स बना के याद करना आसान होता है, जरूरी नहीं है कि हर चीज मगअप किया जाए। ठीक है, तो ये मैनेज हो जाएगा। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज समझना कि सारे टॉपिक्स को अब अपन एक स्टोरी लाइन में समझेंगे। क्यों? एग्जाम में अगर कॉन्सेप्ट भूल गया या कोई वर्ड भूल गया, स्टोरी नहीं भूलेगी, ट्रस्ट मी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बहुत लेंदी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, वो है टॉट्स। टॉट्स में अपन क्या समझेंगे? टॉट्स क्या है जरूरी है समझना, नहीं तो भाई टॉट्स का क्वेश्चन आया हमें यही नहीं पता भाई टॉट्स क्या होता है। ठीक है, नेग्लिजेंस की बात कर रहा है पर नेग्लिजेंस क्या होता है, ये सिचुएशन अपन को नहीं छोड़नी है। नेचर ऑफ टॉट क्या है, ठीक है, ये समझेंगे। डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपन के कॉन्सेप्ट मेकिंग में, अपन वो इसका क्रक्स, उसका मेन कॉन्सेप्ट शॉर्टली समझेंगे। अब टॉट्स क्या है? ठीक है, देखो तो टॉट्स विनफील्ड ने इसकी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, जरूरी नहीं है डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन क्या कहती है वो समझने की कोशिश करो। विनफील्ड थे, ये समझ लो एक स्कॉलर थे या एक कोई अपने टॉट्स के कोई फैकल्टी रहे होंगे, ये समझ लो। उन्होंने अपन को डेफिनेशन क्या दी? टॉर्शियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, tortious liability arises from the breach of duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressable by an action for unliquidated damages. लाइन पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ दिया, कितना समझ आया? नहीं आया ना? ठीक है, इसलिए मेरा कहना है कि अब अपन इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, इंजरी क्या है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है, वर्ड्स समझेंगे, फिर स्टोरी लाइन में पुट करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ये समझो कि आप एक बिल्डिंग के नीचे से जा रहे हो। ठीक है, बिल्डिंग के नीचे से जा रहे हो, वो बिल्डिंग में ऊपर टॉप फ्लोर पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपने ऊपर नजरें घुमाई,
देखें कि ठीक है चलो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होने वाला है। हम क्या करते हैं, चलते हैं नीचे से जा रहे हैं, हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड के बिना तो अब लाइफ नहीं है, एंड्रॉइड या मे बी आईफ़ोन है, उसके बिना तो लाइफ नहीं है। मोबाइल में व्हाट्सएप चला रहे हैं, कुछ लोग स्नैपचैट में फ़िल्टर लगा के पिक्स खींच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। फ़ोकस अपन का कहाँ है? चलने पे और बाकी मोबाइल पे। उसी वक़्त 20 टू 30 केजी के ब्रिक्स आपके सर पे गिरते हैं। पैथेटिक सिचुएशन, हॉरिबल सिचुएशन, सर पे गिरी, सर फट गया, मोबाइल तो पता नहीं कहाँ गया। नोकिया होता तो शायद बच भी जाता, एंड्रॉइड और आईफ़ोन था तो यू कैन इमेजिन कि नहीं बचा होगा। अब इतने में क्या हुआ जब आपके सर पे वो ब्रिक्स गिरी, आपको गुस्सा आया, हॉस्पिटल आपको पहुँचा दिया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब आपको गुस्सा आया, आप पहुँचे उस बिल्डर के पास कि तुम्हारी वजह से मेरा सर फट गया, मुझे हॉस्पिटल में इतना टाइम स्पेंड करना पड़ा, इतना मनी स्पेंड करना पड़ा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम्हें मुझे पे करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। जितना मुझे खर्चा आया है, वो खर्चा कौन बेयर करेगा? वो बिल्डर। बिल्डर ने बोला, "भाई, मैं क्यों बेयर करूँ? ठीक है, मेरा तुम्हारे से कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? मैंने तुमसे कोई एग्रीमेंट करके रखा था क्या कि मेरे वजह से कोई नुकसान हुआ तो मैं पैसे पे किया करूँगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है?" अब जहाँ पे ऐसे डेली लाइफ में अपन की सिचुएशन हो सकती है, अब जहाँ पे अपन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी से, कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी से, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में अगर अपना नुकसान होता है किसी के दूसरे की वजह से, जिसमें अपन के कोई भी फॉल्ट नहीं है, अपन तो सीधे जा रहे थे ना, अपन ने तो नहीं बोला था कि नहीं मेरे ऊपर ब्रिक्स मारो, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में किसका यूज़ होता है? टॉर्ट्स का, ठीक है? टॉर्ट लॉ आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अनकोडिफाइड लॉ है। डेवलप कैसे हुआ है? कॉमन लॉ कंट्रीज़ कौन-सी होती हैं? जहाँ पे पहले ब्रिटेन का राज हुआ करता था। इंडिया में भी हुआ करता था, इंग्लैंड तो था ही। तो इंग्लैंड में जिस तरह से कोर्ट केसेस चलते थे या बाकी कॉमन लॉ कंट्रीज़ में जिस तरह से कोर्ट केसेस चलते थे, उसी के प्रिंसिपल्स उठा के टॉर्ट्स बनता गया, उसका इवोल्यूशन होता गया, ठीक है? केस लॉज़ के बेसिस पे टॉर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, टॉर्ट्स बना है। इंडिया के कुछ ऐसी चीज़ें हुई जैसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ये सारा इंडिया ने अपनी तरफ से टॉर्ट्स को प्रोवाइड किया, ठीक है? अब टॉर्ट्स तो अपन ने समझ लिया कि जहाँ ऐसे केसेस जहाँ पे अपन का नुकसान भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन अपन सामने वाले व्यक्ति को अगर बोल रहे हैं कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे, तो अपन को ये भी तो दिखाना है कि भाई उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती थी, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम थोड़ी सतर्कता से, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करो। ये नहीं होगा कि भाई तुम काम कर रहे हो, ये ब्रेक काम में नहीं आया, उछाल के पीछे फेंक दिया, नीचे गिर रहा है ब्रेक, कहीं भी पड़ रहा है ब्रेक, आयरन रॉड्स कहीं भी जा रही हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? उस बिल्डर की यहाँ पे क्या थी? एक ड्यूटी थी कि वो सतर्कता बनाए रखे, ठीक है? वो बिल्कुल भी लापरवाही ना करे, लापरवाही को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेग्लिजेंट ना हो, ठीक है? ऐसे सिचुएशन में आप क्या समझेंगे कि जब किसी की ड्यूटी होती है और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान को कोई लॉस होता है और फिर ऐसे जिसकी ड्यूटी होती है उसको पैसे पे करने पड़े या कोई कॉम्पेंसेशन देना पड़े, ऐसे पूरे सिस्टम किसके अंडर कवर्ड होगा? वो होगा टॉर्ट्स के अंदर। ये तो भाई बात हो गई कि टॉर्ट्स क्या होता है। अब क्विकली अपन बाकी 3 कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। नेचर ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट का नेचर क्या है? क्या अगर कोई टॉर्शस लायबिलिटी के अंदर कवर होता है, तो क्या अपन उसको जेल में ले जाके बिठा देते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये सिविल रॉन्ग है, ठीक है? ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल रॉन्ग है। डैमनम साइन इंजूरिया, अब ये समझो,
डैमनम साइन इंजूरिया जब आप ये समझ लोगे तो आपको बहुत सारे अलग फ़ायदे भी होंगे, वो क्या? कि अगर ऐसे टाइप का या ये एग्ज़ैक्ट यही वर्ड्स अगर आपके आने वाले पैसेज में यूज़ कर दिया जाए, तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। डैमनम मतलब डैमेज, ठीक है? साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी। कैसी इंजरी? लीगल इंजरी। अब समझना, यहाँ हम इंजरी की भी बात कर रहे हैं, यहाँ हम डैमेज की भी बात कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। दोनों कहीं न कहीं लॉस कॉज़ करते हैं। यहाँ पे समझो, डैमेज यानी आपका कोई फिज़िकल लॉस हो या कोई ऐसा मेंटल लॉस हो, ठीक है? लेकिन इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी, मतलब आपके पास कोई लीगल राइट था, आपके पास कोई राइट था और उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है? तो जब आपकी लीगल राइट आपका वायलेट हो, तो उसे अपन बोलेंगे लीगल इंजरी या इसके टर्म्स में इंजूरिया, ठीक है? और उसकी वजह से अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो या कोई हेल्थ केयर लॉस हो, ऐसा कोई लॉस हो तो उसे अपन बोलेंगे डैमेज, ठीक है? डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज हुआ विदाउट इंजरी, विदाउट लीगल इंजरी, मतलब अपना कोई फिजिकल लॉस या कोई फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, लेकिन कोई लीगल राइट अपना वायलेट नहीं हुआ है। इसका एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल समझना, इसको फॉरेन उसमें ये एक बहुत फेमस केस है, वो है ग्लॉसेस्टर ग्रामर स्कूल। इसमें क्या होता है, मेरा एक स्कूल है सपोज, ठीक है? एक लोकेलिटी में मेरा बहुत हाई फाई स्कूल है, बहुत रिप्यूटेड स्कूल है, बहुत अच्छी इनकम हो रही है मुझे, बहुत सारे टीचर्स हायर कर रखे हैं मैंने। अब उसमें से एक टीचर वो रिजाइन करते हैं, ठीक है? और सामने लोकेलिटी में ही जस्ट एक दूसरी लेन में एक दूसरा स्कूल खोलते हैं, ठीक है? अब टीचर पहले मेरे यहाँ काम करते थे, मेरे मैं हायर करके रखी थी उन्हें, तो बच्चे उन्हें पहचानने लगे, ठीक है? अब जब उन्होंने अपना स्कूल खोला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, सारे बच्चे वहाँ चले गए, वहाँ शिफ्ट हो गए। ऐसे में मेरा फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, मेरे जो स्टूडेंट्स थे वो तो उनके पास चले गए, ठीक है? यहाँ पे मेरा डैमेज हो रहा है, लेकिन कोर्ट बोलता है कि यहाँ आपका फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, नो डाउट हुआ, लेकिन आपका कोई लीगल इंजरी नहीं हुई। भाई मैं भी स्कूल खोल सकती हूँ, तो सामने वाला इंसान भी तो स्कूल खोल सकता है ना, उसमें कौन सी मनाही है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, जहाँ पे आपका डैमेज हो रहा है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हो रही है। इज दैट क्लियर? अब इंजूरिया साइन डैमनो मतलब लीगल इंजरी हो रही है लेकिन डैमेज नहीं हो रहा है। अब कहोगे कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसको भी केस से समझेंगे, वो है एशबी वर्सेस वाइट, ये भी एक लैंडमार्क केस है। तो देखो, एशबी वर्सेस वाइट केस में क्या हुआ था, जो मिस्टर एशबी थे, उनके एरिया में सपोज इलेक्शन होने वाला था, वो इलेक्शन के लिए वोट करने जा रहे थे। जब वो पोलिंग बूथ पहुंचे, तो जो वहां का पोलिंग ऑफिसर था, उसने मिस्टर एशबी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? उन्होंने रीजन दिया कि मिस्टर एशबी जो हैं, वो उस एरिया के सेटल्ड इनहेबिटेंट नहीं है, मतलब वहां पे वो सेटल्ड नहीं है, वो रहते नहीं है, इस कारण से वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, इलेक्शन उन्हें नहीं इलेक्शन में वो वोट नहीं कर पाए जिस भी कैंडिडेट के लिए वो करना चाहते थे। लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो जिस कैंडिडेट के लिए वो वोट करना चाहते थे, जीता उसी उसी ने इलेक्शन वोन किया, ठीक है? क्या यहाँ पे मिस्टर एशबी का कोई डैमेज हुआ, कोई लॉस हुआ? नहीं, क्यों नहीं हुआ? जिसको वो वोट करके जिताना चाहते थे, फाइनली वही जीता। लेकिन क्या यहाँ पे कोई इंजरी हुई? यस, यहाँ पे इंजरी हुई। कैसे हुई? उनका वोटिंग राइट तो उनका लीगल राइट था, वो एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया। तो ऐसे सिचुएशन में एशबी वर्सेस व्हाइट इज द एग्जांपल which proves that injuria sine damno functions in this way। कैसे? कि आपका कोई लॉस नहीं हुआ, जिस कैंडिडेट को आप जिताना चाहते थे वही कैंडिडेट जीता, लेकिन आपका लीगल राइट आपको एक्सरसाइज नहीं करने दिया गया। अब अपन वायलेशन ऑफ राइट तो समझ गए हैं, क्या आपकी कोई राइट थी?
वो आपको एक्सरसाइज नहीं करने दिया गया था। बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल में क्या था? आपके पास राइट थी ना कि आप सुरक्षित तरीके से चल के जा सको, कि आप जब घर से निकल रहे हो तो आप ये सोच के चल रहे हो कि नहीं, अगर कोई सामने वाला मुझे हमला कर देता है या सामने वाला मेरे ऊपर सर पे ब्रिक गिरा देता है, बड़ा सा बोल्डर गिरा देता है, ये मेरी गलती है क्योंकि मैं चल रहा हूँ। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम सेफली जा सकते हो उस रास्ते से। वो राइट आपका वॉयलेट हुआ, लीगल इंजरी हुई, राइट वॉयलेशन हुआ तो आपकी लीगल इंजरी हुई, आपको वो राइट एक्सरसाइज करने को नहीं मिला, जिसकी वजह से अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मिलते हैं। समझना, डैमेज यानी लॉस, डैमेजेस यानी कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन यानी पैसे। ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अगर आपको कितना पैसा मिलना है ये अमाउंट फिक्स्ड हो। ठीक है, कि अगर आपकी ये राइट वॉयलेट हो रही है तो आपको सपोज 5,000 मिलेगा, अगर ये राइट वॉयलेट हो रही है तो आपको 500 रुपए मिलेगा, अगर ये फिक्स्ड हो तो उसको अपन बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन टॉर्ट लॉ में ऐसा कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, इसलिए वो होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि अमाउंट फिक्स्ड नहीं है तो अपन उसको बोलेंगे अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इज दैट क्लियर? अब टॉर्ट्स को दो पार्ट में बांटा गया है। कैसे? फॉल्ट लाइबिलिटी और नो फॉल्ट लाइबिलिटी। कॉमन सेंस सेज दैट फॉल्ट लाइबिलिटी वो होगी कि जिसमें जो टॉर्ट कमिट कर रहा है, जो ऐसा कोई रॉन्ग कमिट कर रहा है, वो खुद की गलती है उसमें। ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी ऐसे टॉर्ट्स होंगे जिसमें सपोज मैंने टॉर्ट कमिट नहीं किया लेकिन तो भी मैं लायबल हूं। अब आपको तो लग रहा होगा कि नहीं भाई, ये तो एकदम सरासर से गलत है, कि भाई मैंने जब टॉर्ट कमिट ही नहीं किया तो मुझे आप लायबिलिटी कैसे मेरे ऊपर आप डाल सकते हो, या मुझे लायबल क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी गैस कंपनी है, ठीक है, जो फॉर एग्जाम्पल इथेन या मीथेन गैस का किसी किसी पर्पस से वो सिक्रीशन कर रही है, या इथेन या मीथेन गैस कुछ बना रही है। ठीक है, अब उस कंपनी में अगर लीक हो जाता है, ठीक है, लीक हो जाता है, पूरे शहर में आग लग जाती है, पूरे शहर में ऐसी पॉइजनस गैस फैल जाती है जिसकी वजह से पूरा शहर को नुकसान होता है, तो किसी ना किसी को तो उसका उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, किसी ना किसी को तो उसकी लाइबिलिटी लेनी होगी। वरना क्या होगा, कंपनी या इंडस्ट्री वाले बस एक बार इंडस्ट्री बनाए, उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वाटर बॉडीज को, एनवायरमेंट को, लोगों को जो भी नुकसान हो रहा है, उसकी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ही नहीं। तब तो वो एकदम नेग्लिजेंटली उसको यूज भी करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है वो जो लीक हुआ हो वो कंपनी ओनर ने, मतलब वहां ऐसा नहीं होगा कि वो नॉब जाके खोल रहा है जिसकी वजह से लीक हो रही है पाइप से गैस। हो सकता है वो किसी अनफोर्सीन सिचुएशन के कारण लीक हुई हो, लेकिन तो भी उसको लायबल किया जाएगा, वो ऐसी नो फॉल्ट लायबिलिटी है। इसमें पर्टिकुलर कंडीशंस हैं कि किस केसेस में लायबल किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, वो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉल्ट लायबिलिटी, भाई गलती मेरी थी, मैंने टॉर्ट कमिट किया है इसलिए मैं लायबल हूँ। ठीक है, तो ये दो टाइप की लायबिलिटीज हो गई। अब ये देखो फॉल्ट लायबिलिटी में कौन कौन से टॉर्ट्स आते हैं। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डेफमेशन, malicious prosecution। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉर्ट्स आपके क्रिमिनल ऑफेंस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेफमेशन, ये आपका एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है, लेकिन ये टॉर्ट्स का भी पार्ट है। ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में तीन टाइप की होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी या वाइकेरियस लाइबिलिटी। अब ये सारे जो भी टॉर्ट्स हैं अपन इसको बारी बारी से समझेंगे ये कैसे फंक्शन करते हैं। अब ध्यान रखना कि अपन इसका एकदम क्रक्स समझेंगे कि बस इतना ही नेसेसरी है, जरूरी नहीं है आपको हर चीज के सेक्शन याद होंगे, कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है। ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ सारे टॉपिक्स के लिए, नॉट जस्ट डॉट्स, कि आईपीसी में ये प्रोविजन कहाँ दिया है, आपको एकदम वर्ड फॉर वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी काम कर सकता है। ठीक है, तो क्विकली अपन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपन ये ध्यान रखेंगे कि नेग्लिजेंस कैसे काम करेगा।
आने वाले क्वेश्चंस अगर एग्जाम में नेग्लिजेंस के ऊपर आते हैं तो नेग्लिजेंस क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है। वेलकम बैक क्लास। आई होप अभी तक जो भी समझाया है वो अच्छे से क्लियर हो गया है कि टॉर्ट्स कैसे फंक्शन करता है, फॉल्ट लाइबिलिटी, नॉन फॉल्ट लाइबिलिटी, नो फॉल्ट लाइबिलिटी क्या होती है, एंड सो ऑन। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एसेंशियल पैरामीटर्स क्या होते हैं किसी भी एक्ट को नेग्लिजेंट एक्ट मानने में। ठीक है, टॉर्ट्स अपन ने समझ लिया है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब नेग्लिजेंस समझो। नेग्लिजेंस में ध्यान रखना कि जब अपन कहते हैं कि ये इंसान ने नेग्लिजेंट एक्ट किया है तो ये अपन अज्यूम करके चलते हैं कि इसकी एक ड्यूटी ऑफ केयर थी। ठीक है, इसको एक ऐसे वे में बिहेव करना चाहिए था कि वो एक केयरफुल मैनर हो। ठीक है, ना कि केयरलेस मैनर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि अपन ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि लॉ किसी भी इंसान पे एक ड्यूटी ऑफ केयर इम्पोज करता है। ठीक है, और अपन उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं उस इंसान से कि वो ड्यूटी ऑफ केयर वो इंसान फॉलो करे। ठीक है, जब भी वो कोई एक्ट करता है, कोई भी काम करता है, तो वो ड्यूटी ऑफ केयर के साथ फॉलो करे। अब जब वो इंसान ये ड्यूटी ऑफ केयर फॉलो नहीं करता है, इस ड्यूटी को वॉयलेट करता है, ब्रीच करता है, ठीक है, तो सामने वाले इंसान को लॉस हो जाता है। ठीक, अब जब सामने वाले इंसान को लॉस होगा तो वो क्या होगा, वो लॉस होगा डैमेज। अपन ने समझ लिया है कि डैमेज क्या होता है, लॉस। डैमेजेस यानी कॉम्पनसेशन, वो तो बात की बात है कि लॉस होने पे आपको कितना कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कितना कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है। यहां तक समझ गए। तीन एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ड्यूटी ऑफ केयर, वो ड्यूटी का ब्रीच हुआ, जब ब्रीच हुआ तो कोई लॉस हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझो। ये सोचो कि तुम कोरोना खत्म होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पार्टी करने जा रहे हो। ठीक है, कहीं बॉनफायर नाइट पे जा रहे हो। सपोज बॉनफायर नाइट करने तो तुम पहुंच गए। ठीक है, रास्ते में तुमने सोचा कि अब हम जा तो बॉनफायर नाइट करने रहे हैं एक जंगल में, तो कुछ खाने पीने का इंतजाम तो होना चाहिए। ठीक है, तो सबने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अपन वहीं पे बारबेक्यू फूड बनाएंगे, रोस्टेड फूड बनाएंगे। बस ड्रिंक्स के लिए अपन कोको कोला या स्प्राइट इन सब की कैंड बॉटल्स ले लेते हैं। ठीक, सब लोग, सारे तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, तुम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि ठीक है बॉनफायर नाइट होगी, सब कुछ होगा। कोको कोला भर के तुमने खूब सारे बड़े बड़े कैन के कार्टन्स ले लिए हैं। तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अच्छा म्यूजिक है, अच्छा लाइट एनवायरनमेंट है, बहुत एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, इतने में तुमको क्या रियलाइज होता है कि भाई कैंड बॉटल का यूज तो करें। कोको कोला लाया किस लिए था, एंजॉय करने के लिए। तुम में से एक फ्रेंड उठा, सबको उसने कैंड बॉटल डिस्ट्रीब्यूट कर दी। चेक किया कि हाँ भाई एक्सपायरी नहीं है, सही है डेट, कैंड सील्ड है, ये नहीं है कि खुला हुआ हो या कंटामिनेटेड हो सकता है। मतलब ऐसा खुली हुई चीजों अपन इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं ना लेना, इसलिए पैक्ड फूड लेते हैं। सब कुछ चेक किया, आराम से, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा म्यूजिक है, सब एक राउंड वो कैन कोको कोला का पी चुके हैं। ठीक है, थोड़ी टाइम और बीता, ये डिसाइड हुआ चलो ठीक है फिर से पी लेते हैं। उतने में तुम्हारे एक फ्रेंड ने बोला यार मुझे ग्लास में पोर करके दे दो। ठीक है, मुझे इसे कैन से पीना से अच्छा नहीं लगा, मुझे ग्लास में पोर करके कोको कोला दे दो। ठीक है, तुम उठे, अपने फ्रेंड के लिए बहुत शिद्दत के साथ के यार तू तो मेरा दोस्त है और मैं तुम्हारे लिए कोको कोला पोर कर देता हूँ, ऐसा बोलते हुए तुमने पोर किया और उसमें तुम्हें पता चला कि डेड स्नेल है कैन कोक में। ठीक है, सब कोई एकदम डर के मारे बैठ गए। बहुत ही सबको डिस्गस्टिंग लग रहा था कि भाई ये कौन सी बात होती है, एक राउंड का हमने कोक पी लिया है और अगले राउंड के कोक में ये क्या बात है, जबकि कैंड है, कैंड और सील्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कहीं ऐसे खुले उसमें से कोई लिक्विड ले रहे हैं कि जिसमें से ऐसे
स्नेल या कुछ गिरने के चांस है। ये कौन-सी बात होती है कि सील्ड बॉटल में से डेड स्नेल निकल रहा है, ठीक? इत्तेफ़ाक से जब तुमने पोर किया था, पोर करते वक़्त तुमने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? तुमने अपने दोस्त को दे दिया, दोस्त ने 2-3 सिप ले ली थी, तब रियलाइज़ हुआ था, ठीक है? फैक्ट समझ लो फिर से। पोर करने के बाद तुमने दोस्त को दिया, दोस्त ने उसको 2-3 सिप ले ली, फर्स्ट राउंड का भी ले ही लिया था, पी लिया था और अब उसको रियलाइज़ हुआ कि इसमें डेड स्नेल है, ठीक है? उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको डिज़ीनेस लगने लगी, उसको बहुत ही ज़्यादा इलनेस फ़ील होने लगी। उसको लेके तुम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, रश किए जैसे-तैसे पहुँचे। डॉक्टर ने बोला कि फूड पॉइज़निंग का तो रीज़न है ही, साथ में अंदर से कुछ बहुत ज़्यादा कंटामिनेटेड ड्रिंक पीने की वज़ह से थोड़ी बहुत नुकसान और हुआ है, ठीक। बट डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, आप इतना-इतना पे कर दीजिए, हम सँभाल लेंगे। जैसा यूजुअली होता है कि ये मेडिसिन दीजिए, वो इंजेक्शन लाइए, ये कीजिए, ये ड्रिप चढ़ाइए, हम ठीक कर देंगे, ठीक है। ये केस हुआ। अब जितने दोस्त बचे, वो तो बहुत ही एंग्री थे, बहुत गुस्से में थे। अपना गुस्सा लेके वो पहुँच किसके पास गए? वो पहुँचे शॉपकीपर के पास कि भाई आपने हमें कैसा कोक दिया है? उसमें से डेड स्नेल निकला है, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। शॉपकीपर ने बोला कि इसमें मेरी क्या गलती? आपने तो सील्ड बॉटल ली थी। इसमें मुझे थोड़ी ना पता था कि सील्ड बॉटल के अंदर क्या है। मैं खोल के तो देखा नहीं था, तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, ठीक है? आपका गुस्सा और बढ़ा। आप कहे मतलब ये इसमें गलती किसकी है? मैन्युफैक्चरर की। अब हम मैन्युफैक्चरर को कॉल करते हैं। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ था, अपन ने कॉल किया। कॉल किसी ने आंसर नहीं किया, ठीक है? 2 दिन हो गए, तीसरे दिन एक इंसान ने आंसर किया। हमने पूरी सिचुएशन बताई। वो बोला कि पर हमारे बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने तो शॉपकीपर को बेचा था, शॉपकीपर ने आपको बेचा है। इसमें मैं क्यों लायबल हूँ? निकला है तो इसमें मेरी क्या फॉल्ट है? ठीक है। आप गुस्से में आ गए। अब आपका एक फ्रेंड था जो लॉ कर रहा था। उसने बोला कि नहीं, ये तो नेग्लिजेंट एक्ट है। कैसे है? ये अब अज्यूम करके चलते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरर कोई फूड प्रोडक्ट या कोई ड्रिंक बनाता है, तो वो हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करते हुए बनाए, ठीक है? साथ-साथ में उसमें ऐसी चीज़ें ना हो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को गिराए। ये भी क्योंकि अपन उसके लिए पे कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अपन फ्री में जाके मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, ठीक है? ये सब कुछ हुआ, सब गुस्सा वगैरह आई, अपन कोर्ट पहुँचे, कोर्ट ने बोला हाँ, लॉ अज़्यूम करके चलता है कि अगर मैन्युफैक्चरर कोई ऐसे पार्टिकल्स या फूड प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है। यहाँ पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है, जिसकी वजह से लॉस हुआ है, ठीक है? इसलिए मैन्युफैक्चरर लायबल है, ठीक है? ये लैंडमार्क केस का एग्ज़ाम्पल था, लैंडमार्क केस का नाम है डुनॉक वर्सेस स्टीवेंसन, बहुत ही फेमस केस है और अब आपको भी ये क्लियर है। अब ऐसा अगर सिमिलर फैक्ट आ जाता है, फैक्चुअल सिचुएशन बनती है, आपके पैसेज में ऐसा कोई सिचुएशन आती है, तो आप इसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? अब आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट है रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ठीक है? मतलब जो सामने वाले व्यक्ति को जो लॉस हो रहा है, अगर वो कह रहा है कि वो मेरे मेरे एक्ट करने की वजह से हुआ है, मैंने टॉर्ट कमिट किया है, इसलिए सामने वाले व्यक्ति को लॉस हो रहा है, तो लॉ कहता है कि वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए मेरे एक्ट का। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे उस इंसान को, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, उसने कोक पी, उसने कंटामिनेटेड कोक थी, उसने पी, उसका लॉस हुआ, वो हॉस्पिटल पहुँचा है, जिसको देख के उसकी मम्मी को चक्कर आ गया, ठीक है? उसकी मम्मी को चक्कर आता देख उसकी बहन रोने लगी। रोते-रोते उसने होने वाले फियांसे को कॉल करके बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, ठीक है? फियांसे ने जितना लोन लिया था उसको वो रिटर्न नहीं कर पाया और उसकी वजह से उसने कहीं पे रॉबरी कर ली, ठीक है? अब जब रॉबरी कर ली तो उसकी भी फॉल्ट वो तुम पे दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर पे।
तो इतना दूर का कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है? हमने गलत कोक बनाई है, गलती की है, सिविल रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस डायरेक्टली उस इंसान पे हो रहा है जो कंटामिनेटेड ड्रिंक जिसने पी है, तो अपन वहीं तक के लिए लायबल होंगे। दिस इज कॉल्ड कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए हमारे एक्ट का। कॉन्सेप्ट इज रिमोटनेस ऑफ डैमेज। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आई होप अब समझ आ गया हो। दो छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। आए दिन अपने बीच ये चीजें होती रहती हैं, तो समझना कैसे। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्चुअली एक तरह से डिफेंस का काम करता है, नॉट कंप्लीट डिफेंस, पार्शियल डिफेंस। एक तरह से टॉर्ट करने वाले इंसान की थोड़ी सी लायबिलिटी वो कम करता है, पूरी हटाता नहीं, कम करता है। समझो कैसे। मैं अपनी R15 लेके सपोज रोड में बहुत स्पीड में जा रही थी, स्पीड लिमिट क्रॉस करके मैं जा रही थी। मेरी ड्यूटी ऑफ केयर क्या थी कि मैं लिमिटेड स्पीड में चलाऊं गाड़ी। जब लिमिटेड स्पीड में चलाऊंगी, सावधानी के साथ चलाऊंगी, केयर केयर करते हुए चलाऊंगी, तो एक्सीडेंट होने के कम चांस है। लेकिन मैं क्या कर रही थी, मैं बहुत स्पीड में चला रही थी। अब सामने से जो व्यक्ति आ रहा था वो भिड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको चोट आ गई। यहाँ मेरा नेग्लिजेंस था क्योंकि मैं ध्यान नहीं रख रही थी और क्राउडेड प्लेस में इतना तेज गाड़ी चला रही थी। जबकि लॉ मुझसे ये अज्यूम करेगा कि लॉ मुझे एक तरह से इम्पोज भी करेगा ये ड्यूटी ऑफ केयर कि मैं थोड़ी आराम से चलाऊं। ठीक है, मैंने ये ब्रीच किया था। अब जो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है उसमें क्या होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वो व्यक्ति जिसका भी एक्सीडेंट हुआ रिसेंटली, वो क्या कर रहा है, वो रोड क्रॉस कर रहा था जब उसको रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, वॉकिंग वाले लोगों के लिए मतलब ग्रीन लाइट थी जिसमें बाइकर्स जा सकते थे, लेकिन पेडेस्ट्रियंस जो थे वो क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो उस वक्त रोड क्रॉस कर रहा था। मेरी फॉल्ट तो थी ही, साथ में उसकी भी फॉल्ट थी। ठीक है, अब जब मुझे कॉम्पनसेशन पे करने के लिए बोलेगा कोर्ट, तो अगर मैं डिफेंस क्लेम करती हूँ कि भाई सिर्फ मेरी गलती नहीं थी, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का ये मैटर आ रहा है, उसने भी गलती की थी, तो जब कॉम्पनसेशन मुझे पे करना होगा तो वो थोड़ी डिस्काउंटेड अमाउंट होगा। डिस्काउंटेड एज इन शायद थोड़ी सी कोर्ट कम कर दे। ये होता है कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का। लास्ट कॉन्सेप्ट आज का वो है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस सबसे बड़ा टॉपिक है, शायद इसलिए भी आज ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी टॉपिक्स तो बहुत छोटे हैं। प्रोफेशनल नेग्लिजेंस क्या होता है? अब अपन किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इनके पास अगर जाते हैं, तो अपन ये अज्यूम करके चलते हैं ना कि ये एक थोड़ी स्लाइटली हायर डिग्री की केयर मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर एक कॉमन पर्सन है, अपन को थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो अपन उससे जब फॉर एग्जाम्पल बैंडेज लगवाने जा रहे हैं, वाइट बैंडेज लगवाने जा रहे हैं, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल अगर वो डिटॉल से क्लीन कर रहा है और उसकी वजह से वो थोड़ी ज्यादा सफाई से नहीं किया और ज्यादा थोड़ी सी उसमें पेन होने लगा, तो अपन ये मान के चलते हैं कि नहीं यार, ये कॉमन मैन, इसको थोड़ी नहीं, प्रोफेशनल थोड़ी ना है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अपनी कोई सर्जरी हो रही है और जो अपने डॉक्टर हैं उन्होंने क्या किया, पूरी सर्जरी अच्छे से की, फॉर एग्जाम्पल स्टमक को उन्होंने सीजर से काटा, पूरी सर्जरी की, फिर दोबारा से उन्होंने थ्रेड लिया, सिल दिया, बाद में उस इंसान के पेट में दर्द होने लगा। जब पेट में दर्द होने लगा, उसने सोनोग्राफी वगैरह कराई, तो पता चला कि उसने सिजर भी डॉक्टर साहब ने पेट में छोड़ दिया था। अब क्या अपन ऐसी ड्यूटी ऑफ केयर समझ सकते हैं डॉक्टर से? नहीं, अपन तो ये अज्यूम करके चलेंगे ना कि डॉक्टर कर रहे हैं तो सफाई से काम करें। वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल इसीलिए है क्योंकि उनके पास स्लाइटली हायर डिग्री ऑफ केयर उनको मेंटेन करके चलना है। ठीक है, ये होती है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस की बात, कि अगर डॉक्टर या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोई अगर नेग्लिजेंट काम करे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड। अब ये नहीं होगा कि कोई प्रोफेशनल है और वो रोड पे जा रहा है तो भी तुम उससे हायर डिग्री की एक्सपेक्टेशन रखो, तब तो वो कॉमन मैन जैसे उसको ट्रीट करोगे। लेकिन जब वो अपना प्रोफेशन का ही काम कर रहा है, वो अपने प्रोफेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है,
तब आप यही समझोगे कि वो अपना प्रोफ़ेशन का जो सर्विस है, उसमें तो बेहतर सर्विस प्रोवाइड करे, बेहतर केयर मेंटेन करे, ठीक है? तो यहाँ पे खत्म होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस। Try to solve more and more questions that we would be providing to you. कोई डाउट आता है तो feel free to contact us. Most important thing वो है प्रैक्टिस। जो चीज़ें आज मैंने बताई हैं कि कैसे तुम्हें पोमोडोरो ऐप का हेल्प लेना है, टाइमर लगा के स्पीडीली सॉल्व करने की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, वो सारी चीज़ें फॉलो करना। द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़ फॉर यू। ठीक है, आज से शुरू कर दोगे, आज से बेहतर हो जाएगा, ठीक है? और आई विश कि आने वाले टॉपिक्स और ईज़िली तुम्हें समझ आ जाएँ और क्विकली अपन मूव करें और तुम्हारा रिविज़न एकदम टाइम पे कंप्लीट हो जाए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।